आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफेद काले धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है और ये कहां से आई हैं? इस पाठ में हम इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में अपना ज्ञान और अधिक बढ़ाएंगे। ये हमारे मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव क्यों कहा जाता है? सूक्ष्म जीव इतने छोटे हैं कि हम इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में जीवाणु आ जाते हैं। जीवाणुओं के उदाहरण के तौर पर लैक्टोबैसिलस का चित्र दर्शाया गया है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करने में हमारी मदद करता है। दूसरे वर्ग में प्रोटोजोआ आ जाते हैं। प्रोटोजोआ के सामने पैरामीशियम का चित्र दर्शाया गया है। पैरामीशियम सीलिया की सहायता से मूवमेंट या गति करता है। तीसरे वर्ग में कवक आ जाते हैं। कवक के सामने ब्रेड या रोटी पर उगने वाली कवक का चित्र दर्शाया गया है। चौथे वर्ग में शैवाल आ जाते हैं। विषाणु और वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? ये सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं। बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड और केक को बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होने के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। औषधि एवं अल्कोहल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, जिसे हम चीज भी कहते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, जिसे सूजी के नाम से भी जाना जाता है, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग भी है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, एसिटिक एसिड और औषधियां बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जो
गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप। एक बर्तन में लगभग आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथे हुए मैदे को फूला हुआ पाया? ऐसा यीस्ट की तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने की क्षमता के कारण होता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब आप भी इस गूंथे हुए या फूले हुए आटे का प्रयोग इन चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं। किण्वन। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। पाश्चरीकरण। यह प्रक्रिया जिसमें दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। परिरक्षक। कुछ पदार्थ जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं उन्हें परिरक्षक कहा जाता है। उदाहरण के लिए नमक, चीनी, खाद्य तेल। प्रतिरक्षी। जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। टीकाकरण। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके, जिन्हें वैक्सीन भी कहते हैं, दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद भी ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका अथवा वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे, जिन्हें हम दलहन के नाम से भी जानते हैं, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों को समझने में हमारी सहायता की है। इनमें लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है।
क्रियाकलाप। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें गमला ए और गमला बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। हानिकारक सूक्ष्मजीव। रोगाणु। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। संचरणीय रोग। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। रोग वाहक। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी, मादा एडिस, मच्छर। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। क्षय रोग। रोग कारक सूक्ष्मजीव जीवाणु, संचरण का तरीका हवा। मानव रोग खसरा। रोग कारक सूक्ष्मजीव वायरस, संचरण का तरीका हवा। चिकन पॉक्स। रोग कारक सूक्ष्मजीव वायरस, संचरण का तरीका हवा या सीधे रोगी व्यक्ति से संपर्क। पोलियो। रोग कारक सूक्ष्मजीव वायरस, संचरण का तरीका हवा या दूषित जल। इन सभी से बचाव के उपायों में रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखा जाए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखा जाए, उचित समय पर टीकाकरण। हैजा रोग कारक सूक्ष्मजीव जीवाणु, संचरण का तरीका जल अथवा भोजन। टाइफाइड रोग कारक सूक्ष्मजीव जीवाणु, संचरण का तरीका जल। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाकर भलीभांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण बचाव के उपायों में है। हेपेटाइटिस ए रोग कारक सूक्ष्मजीव वायरस, संचरण का तरीका जल। बचाव के उपायों में उबले हुए पेयजल का प्रयोग एवं टीकाकरण। मलेरिया रोग कारक सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ, संचरण का तरीका एनोफिलस, मच्छर के काटने पर मलेरिया होता है। बचाव के उपायों में मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने देना। सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप रोग, नींबू कैंकर, सूक्ष्मजीव जीवाणु, संचरण का तरीका वायु। गेहूं की रस्ट, सूक्ष्मजीव कवक, संचरण का तरीका वायु एवं बीज। पादप रोग, भिंडी की पीत, सूक्ष्मजीव वायरस, संचरण का तरीका कीट। खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग, सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी-कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग भोजन को गर्मियों में रखने में करते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन के स्वाद, रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा भोजन खाने से हम बीमार भी हो सकते हैं। तो इसलिए खाद्य परिरक्षण बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो
रासायनिक उपाय नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, गर्म एवं ठंडा करना, भंडारण एवं पैकिंग इत्यादि विधियों द्वारा हम खाद्य का परिरक्षण करते हैं। रासायनिक उपायों में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण में हम अचार, मछली, मांस इत्यादि को संदूषित होने से बचा सकते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करती है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स, माता पिता दूध को उबालकर इस्तेमाल में प्रयोग करते हैं, जिससे उबालने से सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पाश्चरीकृत किया जाता है। पाश्चरीकृत के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन लगभग 78% है। पौधों द्वारा अवशोषण इसका नहीं किया जा सकता, इसीलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण करते हैं। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक अब पौधों द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। जंतु इन पौधों को खाते हैं, तो जंतुओं द्वारा उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक कुछ जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में चली जाती है, और कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तड़ित द्वारा भी स्थिरीकृत किया जाता है, जिससे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक फिर से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ये नाइट्रोजन का चक्कर चलता रहता है। आपने क्या सीखा? सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं।
जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है।